नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज से हम लोग यूपीएससी भूगोल विषय से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित कुल 15 सेटों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेट 1 से, जिसमें हम लोग कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको बताते चलें कि यूट्यूब चैनल में अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रैकेट में ज्योग्राफी प्लस जीके। उस पे आप जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। और जो अन्य राज्यों या अन्य आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर नामक जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे उस पे आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि 70 प्रश्न जो सेट 1 के हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है कि यह कथन किससे संबंधित है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रलयवाद, एकरूपतावाद, संतुलन सिद्धांत, पटल विरूपण। अब आप बताइए कि इनमें से आपका उत्तर कौन सही होगा। आप जानते होंगे इसका उत्तर। तो आपका सही उत्तर है एकरूपतावाद, यूनिफॉर्मिटिज्म, जो जेम्स हटन ने कितने में दिया था, 1785 ईस्वी में दिया था। ओके। अगला जो प्रश्न है कि निम्नतम आधार तल बेस लेवल ऑफ इरोजन की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं पावेल, डेविस, मलाट और जॉनसन। अब आप बताइए इसका उत्तर कौन सा है। तो आपका उत्तर है पावेल। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ सूची 1 में स्थलाकृतियां तथा दूसरी तरफ अपर्दन कारक दिए हुए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे लोएस किससे मिल सकता है। तो आप देखिए लोएस क्या है, वायु द्वारा किया गया निक्षेपण। इसी तरह से जो हिमोड़ है वो किससे है, वो हिमानी द्वारा निक्षेपण होगा, पक्का उसको आप जोड़ सकते हैं। सिल्ट जो है आपका किसका होगा, वो आपका नदी द्वारा होगा। और बजट जो बचा हुआ वो क्या है, आपका समुद्री निक्षेप होगा। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए कि ए का 3, तो ए का 3 कहाँ पे है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो इन दो में से कोई एक होगा। अब हिमोड़ मिला लीजिए, हिमोड़ क्या है 2, तो उसके बाद ये 2, मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा जो डी है वो आपका नदी अपर्दन हो गया, बजर आपका समुद्री हुआ, ठीक। तो आप बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, एक तरफ सूची दी हुई जिसमें पुस्तकें दी है तथा दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। तो जिमोफोलॉजी पुस्तक क्या लोबेक ने लिखी है, आपको मालूम है। जी हाँ, लिखी है। दूसरा है एसेज इन जिमोफोलॉजी, ड्यूरी ने लिखी है, ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, स्ट्रॉलर ने लिखी, ये भी आपका सही है। अगला है एन आउटलाइन ऑफ जिमोफोलॉजी, टेलर ने लिखी है, नहीं जी। आपका जो एन आउटलाइन ऑफ जिमोफोलॉजी वो टेलर ने नहीं लिखी, तो किसने लिखी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। ओके। अगला जो प्रश्न है कि भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं ओरोजन, प्राइमरम, क्रेटोजन, अंतः पर्वतीय भूखंड। तो इन्हें क्या कहा था आप बताइए। तो आपका सही उत्तर है वो है क्रेटोजन। अगला प्रश्न है कि अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नांकित व्यवस्था में से किसका सही कालानुक्रमिक क्रम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है। ऑप्शन दिए हैं गुंज मेंडल रिस वुर्म, वुर्म मेंडल गुंज रिस, रिस मेंडल वुर्म गुंज, मेंडल वुर्म गुंज रिस। तो आपका जो सही सीक्वेंस है कौन सा होगा आप मुझे बताइए। तो आपका सही उत्तर है वो है गुंज, मेंडल, रिस और वुर्म। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात बल के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन दिए हैं कि यह क्षैतिज संचलन को जन्म देता है, दूसरा यह लंबवत संचलन को जन्म देता है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला बल है, इसके फलस्वरूप विभिन्नताओं एवं उच्चावचों का निर्माण नहीं होता है। तो आपके ये तीनों सही हैं, लेकिन ये जो चौथा वाला आपका है कि इसके फलस्वरूप विभिन्नताओं एवं उच्चावचों का निर्माण नहीं होता है, ये आपका गलत है। क्या होता है, उच्चावचों का निर्माण होता है। ओके, ये आप समझ सकते हैं। तो आपका यही जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी अपनति के दोनों ओर के ढाल जब बराबर नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं समाभिनत, उत्क्रम, असममित, असममित, अपनति या नतिलंब।
तो आपका जो सही उत्तर है वो है असममित मतलब एसिमेट्रिकल सिंक्लाइन। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन है आपका कि कभी कभी भौम की संरचना स्थल रूपों के निर्माण में निष्क्रिय तत्व होती है। दूसरा कारण दिया हुआ है कि क्योंकि कभी कभी अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया या इतने अधिक सक्रिय हो जाते हैं कि वो भौम की संरचना पर हावी हो जाते हैं। तो आप इन कथनों को ध्यान से समझिए और उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसको आप समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए हैं कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। दूसरा है भूकंप का आयाम निर्मुक्त ऊर्जा होती की माप होती है। तीसरा है भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम से सीधे मापनों पर आधारित है। चौथा है रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निर्देश करता है। तो 100 गुनी नहीं 10 गुना होता है। तो आपका जो गलत है वो कौन सा है, आपका चौथा वाला जो है गलत है। कितना, 100 गुना नहीं होता 10 गुना होता। तो आपका जो शुरुआत वाले तीनों है वो आपके क्या है, सही है। मतलब आपका ये सही है, 1 2 3। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेबर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि उसने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को 1912 में प्रस्तुत किया। उसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को सुलझाना नहीं था। तीसरा है कि उसका उद्देश्य महाद्वीपों को मिलाकर भौतिक एकरूपता प्रदान करना था। चौथा है उसके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका कौन सा, बी नंबर, कि उसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को सुलझाना नहीं था, जबकि वो पैलियोक्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत है। अगला प्रश्न है, कथन है कि दो अलग अलग घनत्व वाली वायु राशियों की सीमा को वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। कारण दिया कि घनत्व में अंतर तापमान और आर्द्रता में अंतर के कारण होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए बी सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो आप देख लीजिए, एक कथन कारण वाला प्रश्न है, इसको हम इस तरह का कई बार सॉल्व करा चुके हैं। तो आपका जो सही है वो है आपका कि दोनों कथन तो सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रदूषकों के जमाव में भारी धुंध हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, असामान्य रूप से पवन चलती हैं, मतलब असामान्य रूप से पवन चलती हैं, असामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है। तो आप बताइए कौन सा क्रिया होती है, कौन सी नहीं होती है। तो आप देखिएगा कि आपका जो है प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है, ये होता है, और असामान्य रूप से पवन जो है स्थिर हो जाती है। तो आपका जो सही है वो 1 और 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश में अधिकतम पराबैंगनी किरण फिल्टर करती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी लोग पढ़ते आए हैं। ऑप्शन दिए हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम। तो आपका सही उत्तर है ओजोन। अगला प्रश्न है कि कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है। ऑप्शन दिए भूमध्य सागरी, मध्य अक्षांशीय, कोणधारी वन या मरुस्थल। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा उत्तर सही है, वो है आपका भूमध्य सागरी। आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बस आपको एक प्रैक्टिस कराने के लिए कि आप जल्दी से इनको जो है सॉल्व करेंगे तो उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस तरह से कुल हम 15 से ट्राई करेंगे कवर कर लें। और इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो तो हम आपको डाल ही चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं, और जीएस का पार्ट भी हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आपने ये देख लिया है। अगला जो प्रश्न है वो सूची वाला है, जिसमें सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में देश दिए हुए तथा दूसरी तरफ चक्रवातों के नाम दिए हुए हैं, तो उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो चाइना है, चाइना में क्या है आपका बिली बिली आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कौन सा, दो यही है, तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। और उसके बाद चीन क्या है, चीन का टाइफून हो गया, भारत का चक्रवात हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का हरिकेन हो गया। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम के बारे में सही है। ऑप्शन दिए हैं सक्रिय, सर्पीली तथा तेज रफ्तार वाली वायु धाराओं की पट्टियां हैं। ये क्षोभ सीमा के समीप पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, प्रचंड वायु तथा मौसमी घटनाओं को नियंत्रित करने में इनकी भूमिका होती है, या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो सभी जो है जेट स्ट्रीम के बारे में सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पद्धति के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन दिए है कि उसने जलवायु को
मुख्य 5 वर्गों में विभाजित किया। तो आपको मालूम होगा कि ABCDE में किया था। दूसरा है कि उसने जलवायु के 13 प्रकार बताए हैं। तो क्या 13 बताए थे कि 12 बताए थे, वो आप सोचिएगा। अगला है आपका कि उसने अपनी पद्धति के लिए तापमान, वृष्टि और उसके मौसमी स्वभाव को आधार बनाया। अगला है कि उसने प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के लिए जलवायु कारक को अनिवार्य नहीं माना। तो ये आपका पूरी तरह से गलत है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पौधों एवं जंतुओं के अवशेष पंख के निक्षेप को कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं पैलेजिक निक्षेप, तटीय निक्षेप, नेरेटिक निक्षेप या लाल मृत्तिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका सही, वो है पैलेजिक निक्षेप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ज्वार के प्रगतिशील लहर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्रगतिशील लहर सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन दिए हुए हैं आइजैक न्यूटन, आर ए हैरिस, विलियम वेवेल या जीबी एरी। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वह है विलियम वेवेल। अगला प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ धाराएं हैं तथा दूसरी तरफ किस सागर से जुड़ी हुई, महासागर से जुड़ी, वो दिया हुआ। तो अंगुलहास की धारा आपकी हिंद महासागर जुड़ी, सही है। गल्फ स्ट्रीम आपका उत्तरी अटलांटिक, ये भी सही है। उसके बाद आपका हम्बोल्ट दिया हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागर। बस यहीं पे जो है आपको पकड़ लेना है कि आपका ये गलत है। ब्राजील दक्षिणी अटलांटिक सही है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए हैं CFC, CH4, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कौन सा आपका सही है, आपको मालूम होगा। तो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है वाष्प के साथ, जल वाष्प के साथ मिलकर। अगला जो प्रश्न है कि महासागरों में औसत लवणता होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 35, 30, 45 या फिर 35 या जो भी आपका 50 जो भी है, ये ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो आपका जो सही है वो क्या है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है आपका जो सही उत्तर है। ओके। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए हुए हैं वाद तथा दूसरी तरफ दिए हुए हैं कि उनके प्रतिपादक कौन। तो नियतिवादी जुड़े हुए हैं हंटिंगटन से, सही है। संभववाद फेवरे, नवनियतवाद ग्रिफिथ टेलर, पर्यावरण कारकवाद जो है आपका अल्फ्रेड हेटनर है कि नहीं है। तो पर्यावरण कारकवाद जो है आपका अल्फ्रेड हेटनर नहीं, जबकि ये तीन जो है नियतिवाद हंटिंगटन से जुड़े हुए हैं, संभववाद से फेवरे जुड़े हुए हैं, नवनियतवाद से टेलर। अगला प्रश्न है कि विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत क्षेत्र रिमलैंड की परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रीव, स्पाइकमैन, सेवरस्की या कोहेन। तो रिमलैंड की जो संकल्पना दी थी किसने दी थी, आप बताइएगा। तो इसकी संकल्पना दी थी आपकी स्पाइकमैन ने। अगला प्रश्न है कथन दिया कि हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल के प्रतिपादक थे। कारण था कि उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी का वर्णन है जिसमें किसी क्षेत्र में एक साथ पाए जाने वाले दृश्यों के अंतर संबंधों का वर्णन किया जाता है। अब आप बताइए कि दोनों सही है कि गलत है, कि कारण सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है कि आपका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है सूची को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ विद्वान दिए तथा दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं। तो हम्बोल्ट की कौन सी रचना है, वो है आपकी कॉस्मॉस, लगा दीजिएगा। कार्ल रिटर की कौन सी रचना है, वो है अर्डकुंडे। मैकेंडर की कौन सी है, वो है डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटीज। और हेटनर की जो संकल्पना है वो आपकी है यूरोप, जो कि 1909 में लिखी गई थी। तो आप आसानी से मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है एक तरफ विद्वान है तथा दूसरी तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, तो आपको इसको मिला देना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मैकेंडर जो है, मैकेंडर किससे संबंधित थे, वो हृदय स्थल सिद्धांत से थे। स्पाइकमैन जो है वो रिमलैंड सिद्धांत से थे। गैडीज जो है वो आपके कार्य स्थान लोक से संबंधित थे। और उसके बाद चोले और हैगेट जो है मात्रात्मक क्रांति से थे। 1 2 3 4 आपका आसानी से हो जाएगा, सही हो गया। अगला प्रश्न है कि किसने भूगोल के इडियोग्राफिक जो है दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय प्रदान किया था। ऑप्शन दिए हैं हैगेट को, हार्टसोन को, टेलर को या मैकेंडर को। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हार्टसोन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशनल सिटी शब्दावली बनाई गई। ऑप्शन दिए हुए हैं डेविड हार्वे द्वारा, रिचर्ड पीट द्वारा, एडवर्ड सोजा द्वारा या मैनुअल कास्टिलस द्वारा। तो इंफॉर्मेशनल सिटी जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आप बताइएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था ये आपका दिया था किसने, वो दिया था मैनुअल कास्टेलस द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। एक तरफ प्रस्तावक दिए तथा दूसरी तरफ नगरीय संरचना से संबंधित सिद्धांत दिए। तो कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं। तो होमर हाइट क्षेत्र सिद्धांत है, सही है कि नहीं सही है। तो सेक्टर सिद्धांत उन्होंने दिया था, मतलब सही है। फिर उसके बाद है सिनक्लेवर संकेंद्रीय सिद्धांत। तो सिनक्लेवर क्या संकेंद्रीय सिद्धांत से संबंधित थे, बिल्कुल नहीं, यही आपका गलत है। तो संकेंद्रीय सिद्धांत से जो संबंधित थे वो वर्गीज महोदय थे।
और क्रिस्टॉलर ने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया वो सही है। हैरिस उलमैन ने बहुकेंद्रक सिद्धांत दिया, ये भी सही है। यही आपका सही नहीं है, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावी नगर माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं नगर क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, नेक्रोपोलिस या प्रमुख नगर। तो अब आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा सही है। तो आपका जो सही है उत्तर वो है आपका क्या, प्रमुख क्षेत्र, जिसे प्राइमेट सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कि भारत में गंगा घाटी के मैदान में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवासों के प्रारूप होते हैं। ऑप्शन दिए हैं अरीय प्रारूप, मधुमक्खी छत्ता प्रारूप, रेखी प्रारूप या नाभिकीय प्रारूप। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है अरीय प्रारूप। अगला प्रश्न है कि संसाधन की तन्न क्षमता का संकेत करती है। ऑप्शन दिए हैं समुचित प्रतिस्थापन खोजने की क्षमता, दूसरा विनाश की संभावना, तीसरा है अधिक उत्पादन की क्षमता, चौथा है अनिशोषणीयता। तो ये आपको बताना है कि आपका कौन सा सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, कि अधिक उत्पादन की क्षमता। अगला प्रश्न है कि वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है। सीक्वेंस से लगाना है, तो आप देख लीजिए कि कौन सा आपका सही है। तो आपका जो सही है आप देख लीजिए कि कौन सा है कि हाँ, बाजार, बागवानी, ताजा दूध, ईंधन, काष्ठ एवं गहन खेती, फिर उसके बाद ईंधन काष्ठ, गहन फसल खेती, बाजार बागवानी, दूध, ताजा दूध, फिर उसके बाद ये है आपका। तो आप इसमें से जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा आपका हो जाएगा, आप इसको देखिएगा 30, 34। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, कि बाजार और बागवानी, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो, उसके बाद ईंधन की कास्ट की आता है, फिर उसके बाद गहन खेती आती है। तो ये 3 सीक्वेंस आपके सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है कि सूची को मिलाना है। उसमें सूची दी हुई है कि एक सूची इस तरफ है, एक दूसरी ये है। तो उसमें आपको मालूम होगा कि उद्योग धंधे किसमें आते हैं, वो द्वितीय क्रियाओं में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो उत्खनन कार्य हो किसमें आता है, वो प्राथमिक क्रियाओं में आता है, ठीक है। यातायात जो है आपका तृतीय क्रियाओं में आता है, और प्रशासन जो है आपका वो चतुर्थक क्रिया में आता है। तो आप इसको आसानी से सीक्वेंस से लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है हाँ, ये आप देखेंगे, ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो गया है, 33, 34, 35, ये आपका 36 नंबर प्रश्न है। तो आप इसको, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहले का चौथा, उसके बाद दूसरे का पहला, तीसरे का जो है आप कौन सा, दूसरा, और उसके बाद चौथे का जो है आपका तीसरा। अगला प्रश्न है जो आपको देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो आपका है कि जापान के उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित हुए। ऑप्शन दिए हुए हैं कच्चा माल, बाजार, कुशल श्रमिक या फिर सड़क परिवहन तंत्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर सही है, वो आपका है कौन सा, वो है आपका कुशल श्रमिक तंत्र, ठीक है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि उसमें दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें अग्रणी उत्पादक दिए हैं तथा पदार्थ दिए हैं। चीन है तो किसमें आगे है, भारत किसमें आगे है, सऊदी अरब किसमें है, और उसके बाद आपका जो है थाईलैंड किसमें है। तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपका जो है जैसे सऊदी अरब क्या होगा, पेट्रोलियम में हो जाएगा, भारत दूध में हो जाएगा, है कि नहीं। चीन आपका रबड़ में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा लोएस्ट में, और उसके बाद प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें प्रतिपादक दिए हैं तथा सिद्धांत दिए हैं। तो वेबर ने न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया, इसको आप ए से मिला देंगे। लास्ट का है उच्चतम लाभ सिद्धांत, क्या उन्होंने दिया था। तो ये आपको सोचना है कि आपका ये सही है कि नहीं सही है। तो आप सोचिएगा। तो आप देखिएगा कि आपका पहला जो है वेबर, वो न्यूनतम लागत सिद्धांत कंफर्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लॉस का जो है वो क्या है, लॉस का जो है वो है आपका उच्चतम लाभ सिद्धांत, ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद थॉमसन जो है वो केंद्रीयकरण का सिद्धांत है, और स्मिथ का लाभ की स्थिति सीमांत अवस्थिति का सिद्धांत। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि इतिहास की भौगोलिक धुरी अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था। ऑप्शन दिए हैं मार्टिन ने, मैकेंडर ने, रेडजल ने या क्रिपोतकिन ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर सही है, वो है आपका मैकेंडर ने, ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। ऑप्शन दिए हैं सांस्कृतिक बिंदु, सांस्कृतिक भू आकृति,
सांस्कृतिक परिमंडल या सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, वह है सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल रियल्म। अगला है कि निम्नलिखित धर्मों के उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपको लगाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले कौन सा है, वो यहूदी है, फिर उसके बाद ईसाई है, फिर उसके बाद इस्लाम है, फिर सिख धर्म। तो ये आप सीक्वेंस से लगा देंगे। अगला प्रश्न जो है वो है कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नांकित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया गया। ऑप्शन दिए कान, केस, नेत्र या नासिका। तो कान का उपयोग तो नहीं किया गया। ठीक है, तो आपका ए नंबर ही हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि एक तरफ जनजातियां हैं तथा वो किस स्थान पर रहती हैं, वो दिए हुए हैं। तो किर्गिज आपके कहाँ रहते हैं, वो आपके ज्यादातर कहाँ रहते हैं, वो मध्य एशिया रहते हैं, आपका सही है। फिर उसके बाद आपका याकूत आ जाएगा। तो याकूत कहाँ पे रहते हैं, स्कैंडिनेविया है कि कनाडा है कि साइबेरिया है। तो आपको सोचना है कि कहाँ पे रहते हैं। तो आपका ये आपके साइबेरिया में रहते हैं। लैप्स जो है वो स्कैंडिनेविया में रहते हैं और एस्किमो आपके कनाडा में रहते हैं। तो आपका जो सही हो जाएगा वो 1 2 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे सीमाएं जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण के पूर्व ही हो चुका है क्या कहलाती हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण डेवलप होने के पहले जिनका हो चुका है, जिन सीमाओं का विकास हो चुका है, वो क्या है। ऑप्शन दिए परिवर्ती सीमा है, पूर्ववर्ती सीमा है, अवशिष्ट सीमा है या अध्यारोपित सीमा है। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा हो जाएगा, वो है आपका कि पूर्ववर्ती सीमा है। ठीक है, पूर्ववर्ती सीमा है। अगला प्रश्न है कि नगर नियोजित क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन दिए हैं औपचारिक क्षेत्र, प्रकारात्मक क्षेत्र, संहत क्षेत्र या कंपेज क्षेत्र या तदर्थ क्षेत्र। तो नगर नियोजित जो क्षेत्र है वो किसके उदाहरण है, वो आपके जो उदाहरण है वो है आपके प्रकारात्मक क्षेत्र के, मतलब फंक्शनल रीजन के। अगला प्रश्न है रीजनल प्लानिंग नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन दिए क्रिस्टालर, चिसोल, मंजुम आलम या वीएलएस प्रकाश राव। तो रीजनल प्लानिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी वीएलएस प्रकाश राव। अगला प्रश्न है योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का आधार क्या है। ऑप्शन दिए हैं उच्चावच, मृदा तथा अपवाह, वर्षा ऋतु तापमान तथा कृषि क्षेत्र, वनस्पति मृदा, भूमि उपयोग, निवल बोया गया क्षेत्र तथा उच्चावच। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है सदाशिव एवं पी सेन गुप्ता ने भारत को कितने वृहद नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया। ऑप्शन दिए हुए हैं 6 7 8 9। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो है आपका 7 भागों में उन्होंने बांटा है। अगला प्रश्न है कथन दिया है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण दिया है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो आपका जो है दोनों कथन सही है और व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। ऑप्शन दिए हैं पाक की खाड़ी एवं पाक जल संधि को, मन्नार की खाड़ी एवं पाक खाड़ी को, पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को, कन्याकुमारी एवं मन्नार की खाड़ी को। तो आपका जो सही उत्तर है बताइए कौन सा सही है। तो आपका है कि मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल आपका सही है। दूसरा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में। तो ये आपका वहाँ पे है कि नहीं है, आपको सोचना है। तो वो आपका है, सही है। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान भावनगर। ये आपका गलत है क्योंकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है, वो आपका धनबाद में है। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड जो है आनंद में। तो ए बी डी जो है सही है और सी आपका सही से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एंड एक्सल संयंत्र हैदराबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेराम्बूर। तो आपका इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो आपका जो सही नहीं है वो आपका है बी नंबर, व्हील एंड एक्सल संयंत्र हैदराबाद, क्योंकि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव जिसे डीएलडब्ल्यू वर्क्स बोलते हैं वो आपका वाराणसी में है। अगला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। तो आपका बताइए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई जो है नेशनल हाईवेज की कहाँ पे पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है कथन दिया कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण दिया कि हाल में वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। तो भूस्खलन की घटना क्या खनन से संबंधित है।
आपको सोचना है। तो बिल्कुल सही है, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि रूस के सहयोग से संचालित कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपको मालूम है कि कहाँ पे स्थित है, वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ओके। अगला जो प्रश्न है वो आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न है। वो है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ वनस्पतियां दी तथा दूसरी तरफ क्षेत्र दिए। तो आपको सिंपल सी बात है, सुंदरी वन दिया तो सुंदर वन में होगा, पक्का है। अब ये आपका सही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो सागौन है कहाँ पे होगा, तो आप सिंपल सी जो पहले मालूम होता है आपको उसको मिलाना होता है। तो आपका सी का हो गया कौन सा, 3। तो 3 वाला कौन सा, एक ही है ये वाला, तो आप इसको मिला दीजिए, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। अब सागौन किस में हो गया, वो मध्य भारत में हो गया। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में हो गया। और सुंदरी आपका सुंदरबन हो गया। और सिनकोना जो है क्या हो गया, वो हिमालय के तराई क्षेत्र हो गया। ठीक है, 57 का आपका बी हो गया। अगला प्रश्न है जो आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अब सिनकोना तो जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाने वाला पेड़ है। लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना, जिस तरफ जनजातियां दी तथा दूसरे उनके निवासी क्षेत्र दिए हैं। तो भील जनजाति कहाँ है, वो आपकी राजस्थान में है। संथाल कहाँ पाई जाएगी, वो आपकी पाई जाएगी कहाँ पे, वो पाई जाएगी झारखंड में। लेप्चा जो पाई जाएगी वो कहाँ, सिक्किम में। और राजी जो है वो आपकी कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो आप इसको लगा दीजिएगा। अगला है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में शोक के नाम से जानी जाती थी। कारण दिया कि दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। तो जब तो दामोदर नदी जब विकास नहीं हुआ था डीवीसी का, तो उसके पहले तो घटना होती थी, मतलब कारण जो है आपका वो सही है। तो आपका यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस विद्वान का भारतीय जनसंख्या में प्रजाति वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण सर्वमान्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिए हैं, किस विद्वान का भारतीय जनसंख्या में प्रजाति वर्गीकरण में सर्वप्रमुख एवं सर्वमान्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिए हैं ग्यूफ्रीडा, रिजले, हट्टन व बी एस गुहा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर बी एस गुहा। अगला प्रश्न है कि गंगा की घाटी में ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार, अरीर, तीरनुमा या मधुमक्खी छत्तानुमा। तो आपका जो सही उत्तर क्या है, वो मधुमक्खी छत्तानुमा। अगला प्रश्न है काली मिट्टी के क्षेत्र में संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ये काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है। दूसरा, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता है। तीसरा, सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है। अगला है कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अब काली मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन सही है वो आपको क्या है, देखना है। तो आपका जो सही कथन है वो कौन सा है, वो है आपका डी वाला कि अधिक जुताई करनी पड़ती है, अधिक नहीं करनी पड़ती। अगला, सूची एक में एक तरफ वन प्रकार दिए तथा दूसरी कहाँ पाए जाते हैं वन, वो दिया हुआ। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, वो आपके सह्याद्री में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, वो आपके मध्य गंगा मैदान में पाए जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो आपके वो कहाँ पाए जाएंगे, वो तराई में पाए जाएंगे। अल्पाइन कहाँ पाए जाएंगे, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। तो आप इनको सीक्वेंस से लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर। तो आपका पहले का जो है क्या हो गया, हाँ यहाँ पे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे तराई में। तो आप इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि कौन सा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, वो किसमें लगाएंगे। अब यहाँ पे पर्णपाती में 3 तरह के हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो आप देख लीजिए कि तीनों में आपको कंफ्यूजन ना होने पाए, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रश्न को लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये तो आपका चौथा हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है मध्य, शुष्क पर्णपाती जो है मध्य गंगा मैदान में। फिर उसके बाद अल्पाइन जो है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वो आपका सह्याद्री में, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज ना हो, इसलिए बहुत सीरियसली लगाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थलाकृतिक मानचित्र में किस पैमाने के साथ समुच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आप देख लीजिएगा। तो इसमें से जो है 1:50,000, 1:25,000, 1:5,000, 1:10,000। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1:50,000।
मतलब कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 500 मीटर ऑन ग्राउंड। अगला है कि यदि अधिवास वितरण में Rn इक्वल टू 2.14 है तो उसका प्रतिरूप कैसा होगा। ऑप्शन बी पूर्ण गुच्छ है कि आंशिक रूप से गुच्छ है, या यादृच्छिक है, या पूर्ण समरूप है। तो वो आपका अगर 2.14 है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, मतलब कि समरूप ही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका जो है कौन सा हो जाएगा बताइए। तो आपका यही हो जाएगा पूर्ण समरूप यूनिफॉर्म। अगला है सूची 1 में सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है यंत्र दिए हैं तथा दूसरी तरफ उनका काम क्या है वो दिया हुआ है। तो बैरोमीटर आपको मालूम है क्या होता है, सबसे सिंपल सिंपल पहले पकड़ा करो। वो क्या है, स्थान की वो मांगता है, मतलब कि वायुदाब मापता है। और जो पेंटोग्राफ होता है वो मानचित्र को घटाता बढ़ाता है, ठीक है। प्लेनीमीटर जो है वो क्षेत्रफल नापता है, समझे। अब भू सतह का उत्थान, मतलब भू सतह से कितना ऊंचा है, वो आपका एलिनोमीटर से पता चलता है। तो बस आसानी से इसको लगा दीजिएगा। कैसे लगाएंगे आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप मानचित्र संबंधी प्रश्नों से डरे ना, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे देख लेंगे। पहले का चौथा हो गया कि मानचित्र का क्षेत्रफल नापते हैं, ठीक है, प्लेनीमीटर से। पेंटोग्राफ से मानचित्र को घटाते बढ़ाते हैं। बैरोमीटर से आपका वायुदाब, और वो एलिनोमीटर से आप बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको दिया हुआ है प्रक्षेप के बारे में, कि प्रक्षेप की क्या प्रॉपर्टी है। तो होमोलोग्राफी क्या करता है वो आपको बताना है। तो होमोलोग्राफी क्या करता है, वो आपका समक्षेत्र प्रक्षेप है। उसके बाद ऑर्थोमॉर्फिक क्या होता है, वो आपका शुद्ध आकृति शो करता है। इक्विडिस्टेंट जो होता है वो आपका सही दिशा बताता है। और एजीमुथल जो है वो आपका क्या बताता है, एजीमुथल क्या बताता है, वो आपका जो है सम दूरी बताता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो बी नंबर, आप इसको आसानी से लगा लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 68 नंबर प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपसे से गलती हो गई है। यहाँ पे जो होमोलोग्राफिक है वो क्या है, वो आपका 2 नंबर है, मतलब समक्षेत्र है, ठीक है। ऑर्थोमॉर्फिक जो है वो क्या है, वो आपका शुद्ध आकृति है। इक्विडिस्टेंट जो है वो आपका समदूरी है। एजीमुथल जो है वो आपका सही दिशा है, ठीक है। यहाँ पे ये आप प्रोजेक्शन, तो इसलिए आप रिवीजन कर लीजिएगा प्रोजेक्शन का, नहीं तो इस तरह से भी प्रश्न गलत होने के चांस हैं। अगला प्रश्न है कि किस विधि में ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं और नगरीय जनसंख्या को गोलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं वर्णमात्री में, स्टैंडिगियर विधि में, स्टिल्जन बोर विधि में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण जनसंख्या को पॉइंट में और नगरीय जनसंख्या को गोले में प्रदर्शित करने वाली जो विधि है वो स्टैंडिगियर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन में दिखाई जाने वाली उपग्रह इमेज स्पष्ट रूप से चित्रित करती है। ऑप्शन दिए हैं तापमान वर्षा को, मेघ एवं हिम आवरण को, वायुदाब एवं वायु को, आर्द्रता और कोहरा को। तो आप बताइए कौन सा आपका सही है। तो वो है आपका मेघ और हिम आवरण को। अंतिम प्रश्न है इस सेट का, सेट 1 का, कि शीर्षाभिमुख सूचकांक जो मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए होता है किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन दिए नाक की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात, सिर की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात, तीसरा है सिर के चपटेपन और लंबाई के बीच अनुपात, सिर की चौड़ाई एवं लंबाई के अनुपात। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि सिर की चौड़ाई और लंबाई के बीच अनुपात जो है शीर्ष मुख जो है सूचकांक है उसका होता है। इसी तरह से नाक का सूचकांक होता है जिसमें नाक की चौड़ाई और नाक की लंबाई का अनुपात होता है। तो उम्मीद है कि ये जो 70 प्रश्न आपको बताए गए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है तो उतना स्पीड में नहीं किया हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आगामी परीक्षाओं में आपकी यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जम के तैयारी करिए। आगे भी जो सेट है वो हम आपको बताते रहेंगे, साथ में जीके का पार्ट भी आपको अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।